Exceptions to fundamental rights. Article 31A, 31B, and 31C. These three provisions of the Constitution provides for the cases in which violations of fundamental rights are given. Article 13 will not apply in all these cases. यानी कि आर्टिकल 31A, 31B और 31C के रिगार्ड में आर्टिकल 13 का एप्लीकेशन नहीं है। तो दिमाग में जाहिर सी बात एक सवाल आना चाहिए कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जहां पर कि या जिन प्रोविजंस की बेसिस पर पार्ट थर्ड के प्रोविजंस को एज अ सिटीजन या एज ए पर्सन वी कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये वो प्रोविजंस थे, आर्टिकल 31A हो, 31B हो, 31C हो, ये गवर्नमेंट के वो प्रोविजंस थे जिस रिगार्ड में गवर्नमेंट को अपनी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना था और उस रिगार्ड में फंडामेंटल राइट के जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे वो सरकार के सामने आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने जो है इन प्रोविजंस को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ऐड किया। जो है इन प्रोविजंस को गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ऐड किया। जो है फंडामेंटल राइट से अलग, फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन के तौर पर फंडामेंटल राइट के साथ रहते हुए ये प्रोविजंस जिनके ऊपर आर्टिकल 13 का एप्लीकेशन यानी जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, इस रिगार्ड में आर्टिकल 31A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ 1951 में ऐड किया गया। बाद में इसको चौथे, 17वें और 44th अमेंडमेंट के साथ जो है इसको अमेंड किया गया। जो है इसमें 5 कैटेगरीज बताई गई हैं कि जहां पर जिनको उन कैटेगरीज को जो है आर्टिकल 14 के इंफ्रिंजमेंट की या आर्टिकल 19 के इंफ्रिंजमेंट की बेसिस पर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि ऑल दीज प्रोविजंस आर रिलेटेड टू फर्दर द गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल रिफॉर्म्स। इस रिगार्ड में ये 5 कैटेगरीज बनाई थी जो है सरकार ने जो है, और इसके थ्रू 31A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, और इनमें उन कैटेगरीज को शामिल किया गया जिन्हें आप आर्टिकल 14 और 19 की बेसिस पर चैलेंज नहीं कर सकते थे। पहला था आर्टिकल 31A(1)(a) जो कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट बाय द स्टेट की बात करता है। दूसरा, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, एमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस की बात करता है, और extinguishment of or modification of rights of directors or shareholders of corporations, और पांचवा है extinguishment of or modification of mining leases जो कि 31A(1)(e) में बताया गया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो प्रॉपर्टीज जो हैं जो क्या कहते हैं जो कि बेसिकली जमींदारों के पास थी, उन जमीनों को उनसे लेकर जो है या उनकी जमीनों को एक्वायर करना और एक्वायर करने के बाद उनको देना जिनके पास जमीनें नहीं थी। सरकार को अपने एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करना था, लागू करना था, लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने थे अपने। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए सरकार को वेलफेयर सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना था। तो ऐसे में जो एग्जिस्टिंग कंपनियां थी उनको अपने हाथ में लेना जो है, उनके पूरे मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेना। जैसे आपने देखा था कि आगे हम पढ़ेंगे आने वाले समय में फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे, जबकि बैंकों का एक्विजिशन किया था सरकार ने। जो है सरकार ने तमाम प्राइवेट बैंक, पहले हमारे यहाँ बैंकिंग जो है प्राइवेट हाथों में हुआ करती थी, गवर्नमेंट ने जो है पूरी प्राइवेट बैंकिंग को अपने हाथ में लेकर जो है इन सबका जो है सरकारीकरण कर दिया था। जो है
तो इस तरह के जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई थी अपनी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ले आई थी, और गवर्नमेंट को ये पावर इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बेसिस पर मिली थी, जहां पर 14 और 19 का वायलेशन होते हुए भी जो है 14 और 19 का वायलेशन होते हुए भी जो है गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया था, चूंकि ये गवर्नमेंट के सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स थे जिन्हें सरकार को लागू करना था। जो है फिर के कोचुनी KKKOCHUNI के कोचुनी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था 1960 का जो है, जहां सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल 31A को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के पीछे ऑब्जेक्ट ये था कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज in the agricultural economy and facilitate agrarian reforms. So इस रिगार्ड में गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज को लेकर आई थी, और जो राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स थे या उनके जो टेनेंट्स थे वो डेफिनेटली एब्रोगेट हुए अंडर आर्टिकल 19(1)(f), जो कि उस समय प्रॉपर्टियल राइट हुआ करता था, वो या आर्टिकल 14 का वहां पर वायलेशन हुआ। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को अपनी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज को, यानी कि जिस अपनी प्रियम्बल में हम सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते थे, वो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस तब तक एग्जीक्यूट ना हो पाता जब तक कि गवर्नमेंट इन एग्रीगेरियन या सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू वो जो है उन्हें इम्प्लीमेंट ना करती। जो है बाद में आर्टिकल 31 सब क्लॉज ए में जो है प्रोविजो है कि द स्टेट लॉ इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इफ हैज नॉट बीन असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो है provided that where such law is made by the legislature of a state, the provisions of article shall not apply thereto unless the such law having been reserved for the consideration of the president has received his assent। यानी ऐसी कोई भी लॉ अगर स्टेट बनाता है, स्टेट किसी राज्य की विधानसभा ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि आर्टिकल 31 में बताए गए जो 5 मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं, तो वो लॉ तब तक अप्लीकेबल नहीं होगी जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल गई है। अगर राष्ट्रपति की एसेंट के बिना ही उस लॉ को उन स्टेट्स ने एग्जीक्यूट कर दिया है तो दैट लॉ कैन बी जुडिशियली रिव्यूड। जो है यही आपका ये प्रोविजो कहता है कि दिस प्रोविजो फर्दर प्रोवाइड्स दैट अ स्टेट लॉ इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इफ हैज नॉट बीन असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो है अगर ऐसा कोई ऐसे किसी राज्य की विधानसभा ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि आर्टिकल 31A में बताए गए जो 5 कैटेगरीज हैं उनकी बिना पर उनकी बेसिस पर बनाती है, तो वो जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति के साथ वो नहीं है तब तक वो नहीं लागू किए जाएंगे। अगर लागू किए जाते हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। जो है आगे प्रोविजो कहता है कि आर्टिकल 31A further provides for the payment of compensation at market value when the state acquires the land held by a person under his personal cultivation and the land is within the statutory ceiling limit। जो है आगे फिर जो है कोर्ट ये क्या कहते हैं आगे जो ये प्रोविजो है ये कहता है कि अगर जो है क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट है अपनी पॉलिसीज बना रही है इन्हीं 5 कैटेगरीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो लोग जो कि जिनके पास जमीनें थी अगर उन जमीनों को एक्वायर कर रही है तो उस समय की जो भी लैंड सीलिंग के हिसाब से जो भी मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू को गवर्नमेंट उन्हें पे करेगी और तब उनसे उनकी जमीनें एक्वायर करेगी। इस रिगार्ड में जो है कोर्ट जो है इस रिगार्ड में ये प्रोविजन आपका ये कहता है। यानी कि आर्टिकल 31A के प्रोविजंस को आर्टिकल 13 की बेसिस पर चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता था कि ये आर्टिकल 13A में जो बताए गए आर्टिकल 31A में जो बताए गए प्रोविजंस हैं इनकी बेसिस पर पार्ट 3 में बताए गए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। पहला एक्सेप्शन आपका 31A ये है। 31B कहता है कि
31B आपका कहता है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। आर्टिकल 31B की आप बेयर लैंग्वेज देखें, जो कहती है कि आर्टिकल 31 व्हाट इट प्रोवाइड्स दैट none of the acts or regulations specified in the ninth schedule shall be deemed to be void on the ground that such acts and regulation violate any of the fundamental rights given in part third of the constitution। उन सर्टन एक्ट्स और रेगुलेशंस के वैलिड होने की बात कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोविजंस बनाती है, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, और उस लॉ और पॉलिसी को उठाकर गवर्नमेंट जो है शेड्यूल 9 में रख देती है। शेड्यूल 9 वाज आल्सो एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951, जिसे 9th शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। 31B का मतलब 9th शेड्यूल हमेशा समझिएगा आप जो है। 31B को जो है फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ जब 31A जोड़ा गया था, उसी समय 31B को भी जोड़ा गया था। अगर ऐसी कोई लॉ स्टेट बनाता है और उस लॉ को उठाकर वो 9th शेड्यूल में रख देता है, तो वो लॉ इस बेसिस पर चैलेंज नहीं की जाएंगी कि वो पार्ट थर्ड के प्रोविजंस का वायलेशन करती हैं, और ऐसे में इन लॉज का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। आर्टिकल 31B saves the acts and regulation those are included in schedule 9। किस चीज से उनको बचाता है, किस चीज से सेव करता है? It saves these acts and regulation from being challenged and invalidated on the ground that these acts and regulations contravenes any of the fundamental rights। और ऐसे में उन एक्ट्स और रेगुलेशंस को पार्ट थर्ड के वायलेशन की बेसिस पर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो 31B का देखिए आप जो इम्पैक्ट है, जो इसका सरकमफेरेंस है, वो 31A से ज़्यादा है। तो ऐसे में जब 31B को जब 1951 में ऐड किया गया था, तब उस समय 13 एक्ट्स थे जो है जिन्हें 31B में शामिल किया गया था। और अभी 2021 में आप अपने बेयर एक्ट में देखेंगे 9th शेड्यूल में लगभग 284 एक्ट्स हैं जो कि 9th शेड्यूल में इस समय ऐड किए गए हैं, जिनका कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि एक तरफ जहां सर हमें ये बता रहे हैं कि स्टेट या पार्लियामेंट, वो स्टेट आर्टिकल 12 में, चाहे वो जो भी हो, जैसा कि आर्टिकल 12 में बताया गया है, वो कि अगर स्टेट ऐसी कोई लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट को कंट्रावीन करती है, तो उसे जुडिशियली चैलेंज किया जा सकता है आर्टिकल 13 की बेसिस पर। लेकिन सर हमको ये भी बता रहे हैं कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस वो इसलिए हैं क्योंकि स्टेट के पार्ट पर अगर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर पॉलिसीज को स्टेट एग्जीक्यूट कर रहा है और उसकी वजह से 1419 का वायलेशन हो रहा है, तो अपने उस सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को फर्दर करने के लिए ये वायलेशन यहाँ पर वैलिड माने जाते हैं और स्टेट इस तरह की पॉलिसीज बना सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि स्टेट किसी भी लॉ को उठाकर शेड्यूल 9 में डाल दे और कह दे भाई कि ना, अब तो ये लॉ शेड्यूल 9 में आ गई, अब जो है आप इसे या आप इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते हैं। यही बात आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 2007 के केस में 9 जजेस की बेंच ने यह बात कही थी कि आप यू कैन नॉट टेक एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी, जो है यू कैन नॉट टेक एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज दोज आर इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। जो है आप किसी चीज को कंबल से ढक नहीं सकते हैं, छुपा नहीं सकते हैं कि आपने अगर उठा के उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया है तो जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है अगर वो जो लॉ है, वो जो रेगुलेशंस हैं, वो जो एक्ट्स हैं, वो जो प्रोविजंस हैं, अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हैं, तो जुडिशरी कैन रिव्यू all those acts and regulations and laws and policies those are put in schedule 9 of the constitution। कोर्ट ये भी कहता है
कि केशवानंदा भारती का केस 24 अप्रैल 1973 को डिसाइड हुआ था। 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितनी भी लॉज हैं जिन्हें शेड्यूल 9 में रखा गया है, उन्हें उनका जुडिशियल रिव्यू इस बेसिस पर जरूर किया जा सकता है, इवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया जा सकता है कि वो लॉ अगर जो है बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो अगर वो उसके अगेंस्ट है या उसको हैम्पर कर रही है। फिर आपका आता है आर्टिकल 31C, सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम जानते हैं कि these are the directive principles of state policy. These are the directive principles of the state policy. स्टेट जब भी कभी पॉलिसीज बनाएगा तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रोविजंस बताए गए हैं, इनको देखते हुए वो अपनी वेलफेयर पॉलिसीज को बनाएगा जो है। तो आर्टिकल 31C को अगर हम समझें तो आर्टिकल 31C को कॉन्स्टिट्यूशन में 25th अमेंडमेंट के साथ 1971 में ऐड किया गया था। 31A फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, 31B फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, 31C 25th अमेंडमेंट 1971. Article 31C was inserted by the 25th Amendment Act of 1971, and it contains these two provisions. Number one, no law that seeks to implement the socialist directives specified in Article 39B and C shall be void on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 और Article 19. क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to any of the state towards securing all or any of the principles laid on in Part 4 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent or takes away or abrogates any of the right conferred by Article 14 or 19, and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question to any court on the ground that it does not give effect to such policy. अब इसको मैं समझाता हूं आपको। आप आर्टिकल 31C को दो एस्पेक्ट में समझिए। पहला कि आर्टिकल 39B और C की बेसिस पर अगर कोई लॉ है, कोई गवर्नमेंट अपनी कोई सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स को जो है पूरा करना चाह रही है और 39B और C की बेसिस पर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है। आर्टिकल 39B और C जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें सोशियो इकोनॉमिक चार्टर भी कहा जाता है, आर्टिकल 39B और C को आप पढ़ेंगे, वहां पर गवर्नमेंट के उन सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स की बात कही गई है, जहां पर गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज को बना सकती है। तो वहां जहां पर कि गवर्नमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इन पॉलिसीज को बनाती है, तो इन पॉलिसीज को आर्टिकल 14 और 19 की बेसिस आर्टिकल 14 और 19 के वायलेशन की बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 और 19 के वायलेशन की बेसिस पर नहीं चैलेंज किया जाएगा। आगे इसका पार्ट 2 कहता है कि नो लॉ containing a declaration that it is giving effect to such policy shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such policy. वो ये भी कहते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंगली कोई अगर पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी को भी इस बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कि वो 14 और 19 के का वायलेशन करते हुए एग्जिस्ट कर रही है। इस आर्टिकल 31C को चैलेंज किया गया केशवानंदा भारती के केस में वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में जो है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 25th अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया और कहा कि हाँ 39B और C की बेसिस पर अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, स्टेट कोई पॉलिसी बनाता है, इट कैन नॉट बी चैलेंज on the basis of that it violates Article 14 and 19 of the Constitution.
लेकिन आर्टिकल 31C का जो सेकंड प्रोविजन था, आर्टिकल 31C का जो सेकंड प्रोविजन था, उन्होंने कहा भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इट इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। यानी कि ये जो पोर्शन था कि वेयर सच लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल शैल नॉट बी अप्लाइड thereto unless such law having been reserved, ये है, सॉरी, and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy। यानी कि इस पॉलिसी जो लॉ स्टेट बना रहा है और उसमें अगर इस तरह का कोई डिक्लेरेशन है कि ये 14 और 19 के वायलेशन के साथ साथ एग्जिस्ट कर सकती है, तो कोर्ट इस केस में कहता है, केशवानंद भारती वाले केस में, भाई कि आप ऐसी कोई लॉ नहीं बना सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। और आप, और चूंकि जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर का एक प्रोमिनेंट पार्ट है, आप जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर से कर्टेल नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी के पास ये पावर है कि इस तरह की पॉलिसीज का वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। बाद में 31C को फिर से अमेंड किया गया। द आर्टिकल 31C was amended by 42nd amendment in 1976। और जहां पर आपने देखा अभी कि सिर्फ 39B और C की बात थी 25th अमेंडमेंट के थ्रू, जबकि 31C को लाया गया था। अब क्या हुआ, 31C को फिर से अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट के साथ 1976 में, और ये कह दिया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जितने भी प्रोविजंस हैं, डीपीएसपी यानी पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जितने भी प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को फंडामेंटल राइट 14 और 19 के वायलेशन की बेसिस पर चैलेंज किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं किया जाएगा। यानी कि एक तरह से कह दिया गया कि पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो पार्ट 3 के ऊपर चला गया। पार्ट 4 जो है पार्ट 3 के ऊपर चला गया, मतलब कि वो सुपीरियर पोजीशन में पार्ट 4 आ गया, पार्ट 3 जो है वो इंफीरियर पोजीशन में आ गया। तो फिर फंडामेंटल राइट का मतलब ही क्या रह गया? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से जो आर्टिकल 31C का जो प्रोटेक्शन था, इट वाज एक्सटेंडेड टू द लॉज गिविंग इफेक्ट टू ऑल or any of the principles as per given in part 4th of the constitution, and not only 39B and C, even each and every part of part for the even each and every part of the of part 4 of the constitution, now it is beyond the judicial review power of the courts। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1980 के केस में इस 42nd अमेंडमेंट के इस प्रोविजन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया और कहा कि 31C की पोजीशन वही मानी जाएगी जो कि 1971 में 25th अमेंडमेंट के बाद थी। सिर्फ इतना ही पोर्शन उसका वैलिड होगा कि आर्टिकल 39B और C की बेसिस पर बनी हुई कोई लॉ या पॉलिसी उसको 14 या 19 के वायलेशन की बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये जो पोर्शन था, ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन पार्ट 4th, ये रिपील हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है रिपील कर दिया, जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया मिनर्वा मिल वाले केस में जो है। ये था आपका एक्सेप्शंस टू योर फंडामेंटल राइट्स जो है।